एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वेओशन उस कॉन्सर्ट की साइड ले रहा था और यही कह रहा था कि इसमें उस कॉन्सर्ट की कोई गलती नहीं है कि वो अपने ज़िंदगी में प्यार चाहती थी या फिर अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहती थी। और वो कॉन्सर्ट रोने लगती है और रोते रोते अब उन्हें पूरी सच्चाई बताती है कि एक बार ड्रंक होकर इसी जनरल ने उसके साथ नाइट स्पेंड करी थी जिसका वो बेबी है। ना वो आज तक किसी और के साथ सोई है, ना अपनी बॉडी किसी को टच करने दी है। ये जनरल ही है जो खुद पे विश्वास नहीं करता और दूसरों पे ऐसे सवाल उठाते जाता है। उस जनरल को अब ये भरोसा नहीं हो रहा था कि उसी का बच्चा है और वो बार बार उस कॉन्सर्ट से यही सवाल पूछने लगता है। वो कॉन्सर्ट गुस्से में कहती है कि तुम कैसे इंसान हो, तुम्हें अपने ही बच्चे को नाजायज़ कहते हो, ऊपर से मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो। क्या तुम्हें खुद पे इतना सा भरोसा भी नहीं? क्या तुम भूल गए कि उस रात तुम मेरे साथ थे? वो बात सुन के वो जनरल याद करने की कोशिश कर रहा था कि वो कब अपनी इस कॉन्सर्ट के साथ था और उसे याद ही नहीं आ रहा था। वो कॉन्सर्ट हंसते हुए कहती है कि तुम इतने लोगों के साथ सो चुके हो कि अब तुम्हें ये भी याद नहीं रहता है कि तुम मेरे साथ कब सोए थे। और वो हंसते हंसते रोने लगती है और बहुत तेज़ रोने लगती है। वेओशन उन्हें संभालता है और कहता है कि आप माँ बनने वाली हैं, ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। बट वो सुन ही नहीं रही थी और भी ज़्यादा रोए जा रही थी। वेओशन को भी उनकी कंडीशन समझ में आ रही थी कि एक औरत कब से ये सब कुछ सह रही है और आज ही उसके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, जबकि उसने तो कुछ किया ही नहीं है। लनवांग जी कहता है कि ये बात हमेशा से ऐसा ही है, सिर्फ औरतों के कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाता है। ये वो कभी देखते ही नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है और इनकी नज़रों में हमेशा औरत ही गलत होती है। वेओशन कहता है कि अब ये और नहीं चलेगा, ये सही है और ये औरत बचेगी और इसका बच्चा भी। लनवांग जी ये सारी बातें बहुत दर्द में कह रहा था क्योंकि उसको अपनी मदर की वो बातें याद आती हैं कि कैसे उसकी मदर को एक रूम में लॉक कर दिया गया था और उससे वो बहुत कम टाइम ही मिला था। लनवांग जी जब बहुत छोटा सा था उसने अपनी मदर को बहुत कम देखा था और हमेशा उसकी मदर सिर्फ एक रूम में लॉक रहती थी जहाँ पे ये सभी एल्डर्स ही उसकी मदर को दूर रखते थे। एक छोटी सी गलती की भी ये दुनिया औरतों को इतनी बड़ी सज़ा क्यों देता है? हमेशा आदमियों की गलतियों को माफ़ और औरतों को इतनी कड़ी सज़ा कि बच्चे भी अपनी माँ का प्यार लेने के लिए तड़प जाए। वेओशन लनवांग जी के पास जाता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कुछ लोगों को सामने कहने से कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पे हम कितना भी कह लें, जिनके दिमाग में भूसा भरा है वो भूसा ही भरा रहेगा, उससे वो कुछ भी नहीं कर सकते। और ये कह के वो उस कॉन्सर्ट को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वेओशन लनवांग जी और वो कॉन्सर्ट अब वेओशन और लनवांग जी के रूम में आती है, जहाँ पे वेओशन उन्हें बेड पे बैठाता है और लनवांग जी उन्हें पानी देता है पीने के लिए। उसको पीने के बाद भी वो रोए जा रही थी और अपने बेली पे हाथ रख के अपने बच्चे के बारे में सोच रही थी कि वो क्या करेंगी, वो अपने बच्चे को अकेले कैसे पालेंगी, पर वो अपने बच्चे को खोना भी नहीं चाहती। वेओशन उनके तरफ देखता है और समझता है कि वो क्या सोच रही होंगी। और वेओशन उस कॉन्सर्ट को बताने लगता है कि कई औरतें ऐसी हैं जो अपने बच्चों को अकेले पालती हैं, उन्हें किसी फादर की ज़रूरत नहीं होती। दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है इसके बारे में उन्हें कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि दुनिया का काम है बोलना और वो बोलती ही रहेंगी। वो लेडी कहती है कि ये सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं और वह वैसे ही अच्छी लगती हैं। वेओशन कहता है कि मैंने अपने आंखों के सामने ऐसे हज़ारों लोगों को देखा है, हज़ारों औरतों को देखा है जो अपने बच्चों को खुद से ही पाल रही हैं, और ये दुनिया एक दिन बात करती है और 2 दिन उसके बाद वो खुद ही भूल जाती हैं कि वो किसके बारे में बोल रही थी, क्योंकि इनका तो काम है बस बोलते रहना और दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना। खुद की ज़िंदगी में क्या चल रहा है इसके बारे में तो इन्हें खुद ही नहीं पता होता, दूसरों की ज़िंदगी में बड़ा टपकना रहता है। वेओशन की ये बात सुन के वो लेडी हल्का सा हंसती है और कहती है कि क्राउन प्रिंस, आपकी बातें बहुत ज़्यादा ही बड़ी हैं जो शायद इस ज़माने के लिए सही नहीं है। वेओशन को तब याद आता है कि वो हिस्टोरिकल वर्ल्ड में है और यहाँ पे वो वन नाइट स्टैंड और खुद ही सेल्फ मदर के बारे में कह रहा है, जहाँ पे तो ये बहुत दूर दूर तक बहुत बड़ी बात है। वेओशन अब हंसते हुए कहता है कि आप हंस तो रही हैं, ये आपके और आपके बेबी के लिए अच्छा है, आपको ऐसे ही हंसते रहना चाहिए। वेओशन अब उस कॉन्सर्ट को प्रेगनेंसी के पर बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर सुना देता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बहुत कुछ। लनवांग जी तो वेओशन की इतनी नॉलेज देख के शॉक्ड था कि वेओशन ने प्रेगनेंसी के ऊपर इतनी रिसर्च कब कर डाली। क्या लनवांग जी सोच रहा था कि वेओशन चाहता है कि वो प्रेग्नेंट हो और उन दोनों का भी कोई बेबी हो, जिसके लिए वेओशन ये सब कुछ सोच रहा था और उसने प्लान किया होगा, तभी कर्ज बीच में टपक गया
और ये सोच के लैनवांग जी ब्लश करने लगता है। जी अब खुद के मन में ही प्रॉमिस करता है कि वो जितना जल्दी हो सके इस कर्ज को दूर करेगा और फिर वो और बेओशन मिलकर ढेर सारी बेबीज करेंगे। यहाँ पर लैनवांग जी का ब्लशिंग फेस देख के बेओशन सोच रहा था कि अब इसे क्या हो गया और ये क्या सोच रहा है। वो कहता है कि लैनवांग जी अब होश में आता है, कहता है कि हाँ वही। लैनवांग जी की तरफ बेओशन देखते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कहा कि इस लेडी को गेस्ट रूम में छोड़ाओ और इसके पास एक मेड रख दो जिसकी केयर कर सके। लैनवांग जी के ऑर्डर्स पे अब वो लेडी को उस गेस्ट रूम में छोड़ के आ जाया जाता है। अब यहाँ पे बेहोश चैन की सांस लेता है कि एक मैटर तो सुलझा। यहाँ पे तो हर दिन एक टीवी सीरियल के ड्रामा की तरह कोई ना कोई मुसीबत टपक ही जाती है। इससे अच्छा तो मैं मेरे मॉडर्न वर्ल्ड में था, कम से पेशेंट्स को ट्रीट करना रहता था और एक नॉर्मल रूटीन हुआ करता था। यहाँ पे तो कहीं से भी कुछ भी हो जाता है, कभी अटैक हो जाएगा, कभी बिना सर पैर की लड़ाई हो जाएगी। ये कोई टॉपिक होता है लड़ने का? आई कांट बिलीव मैं इस वर्ल्ड में फंसा हुआ हूँ। रोशन ये सब कुछ अपने मन में सोच रहा था और लैनवांग जी उसके पास आता है और उसके फेस के बिल्कुल पास जाके उसे किस करने ही वाला था। रोशन जल्दी से दूर हटता है और अपने लिप्स पे हाथ रख लेता है और कहता है ये तुम क्या करने वाले थे? लैनवांग जी कहता है कि मैं तो सिर्फ बुक को फॉलो कर रहा था जो इसमें कर्ज तोड़ने का तरीका दिया है। रोशन उस बुक को देखता है और कहता है ये बॉन्ड है, कोई कर्ज तोड़ने का तरीका नहीं है। लैनवांग जी कहता है ओह मैंने देखा नहीं ये ऐसी बुक है। तभी उनका डोर खुलता है और लैन चेचन और जांग चेंग भागते हुए आते हैं। लैन चेचन और जांग चेंग की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए थे और वो लोग एक स्क्रोल लेके भागते हुए आ रहे थे। रोशन पूछते हैं कि क्या हुआ, कि यहाँ पे कोई वॉर हो गई या फिर कोई नया मसला पैदा हो गया। वहाँ पे लैन चेचन कहते हैं कि नहीं इससे भी कुछ अच्छा हुआ है। चेचन उन्हें एक रेसिपी बताते हैं जिसके थ्रू बेओशन का एक कर्ज तोड़ा जा सके। बेओशन कहता है कि वो क्या तरीका है, बट लैन चेचन और जांग चेंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बेओशन को ही उठा के रूम के बाहर फेंक देते हैं। और लैनवांग जी और वो तीनों मिलके अब वो प्लान डिस्कस करते हैं कि बेओशन को वो किस तरीके से इस कर्ज के बाहर लाएंगे। बाहर पड़े बेओशन सोच रहा था कि क्या कर्ज मेरे को ही मिला है या फिर इनको जो मेरे को ही बाहर फेंक दिया। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है। आखिरकार मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ कि मेन लीड को सोल को उसकी बॉडी में जाने से रोकूंगा। मैं इनका प्लान बर्बाद नहीं करता जो ये मेरे को बाहर फेंक दिया। बेओशन वहाँ पे पाउट करके बाहर बैठा हुआ था गुस्से में। ये ऐसा थोड़ी ना होता है, मेरे को ही बाहर फेंक दिया और मेरे से ही कर्ज हटाना है तो कम से कम मुझे तो रखना चाहिए था ना। फिर वहाँ पे पाउटी फेस लेकर बैठा ही हुआ था कि अचानक से उसके ऊपर निडल से वार होता है और वो निडल सीधे उसके नेक पे घुसती है। बट बेओशन को वो बिल्कुल फील नहीं होती कि उसके नेक में कुछ घुसी भी है, जबकि सबको दिख रहा था कि उसके नेक में एक निडल लगी हुई है। और वो पर्सन जिसने उसमें निडल छोड़ा था वो सोच रहा था कि भाई बेहोश हो जा बट बेओशन बेहोश ही नहीं हुआ। उसके बाद वो बेओशन के बाद 3 निडल्स और छोड़ता है और बेओशन उन्हें मच्छर समझ के ऐसे भगा देता है और वो निडल्स कहीं और ही गिर जाती हैं या फिर किसी और को लग जाती है। वो इंसान बेहोश हो जाता है बट बेओशन को कोई असर नहीं होता है। अब वो पर्सन बेओशन के पीछे आके उसके स्वॉर्ड पे वार करने वाला था, उतने में बेओशन पलट जाता है। वो पर्सन डर जाता है, अपने पीछे स्वॉर्ड छुपा रहा था बट वो स्वॉर्ड आराम से नजर आ रही थी कि उसके पास स्वॉर्ड है। बेओशन कहता है कि जो करना है वो कर भी लो। वो पर्सन डरते वो स्वॉर्ड निकाल के बेओशन के गले पे रखता है। उसका हाथ काँप रहा था। बेओशन उसका हाथ पकड़ के अपने गले पे अच्छे से है और कहता है कि ऐसे रखते हैं। अब समझ में आया। और बेओशन अब उसका हाथ मरोड़ देता है और उसके गले पे स्वॉर्ड रख देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि खुद के ही गले पे स्वॉर्ड रख के तुम्हें ही कहूँगा कि आ बैल और मुझे मार, बेशरम कहेंगे। इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, बच्चे की बॉडी में हूँ, बच्चा नहीं हूँ। शान उस किलर को मारने की जगह उसके कान के पास चिल्ला के उसे बातें सुना रहा था कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हें किलर बनने की ना एक ढंग की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अगर तुम हमारे स्कूल में होते तो अब तक तुम्हारे को हमारे हिटलर टीचर्स ट्रेनिंग देते थे कि चुपके वार कैसे करते हैं। मालूम है कि हम स्कूल में कैसे बंक करके भागते थे। और बेओशन अपने स्कूल लाइफ, यूनिवर्सिटी, टीचर्स और उनके लेक्चर्स के बारे में बता के उस किलर को पका चुका था। वो किलर आधा बेहोश हो चुका था इतनी बकवास सुन के और उसके कान से ब्लड आ रहा था। वो सोच रहा था कि अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था इसे पकड़ के लाने का या फिर इसे कॉन्ट्रैक्ट दिया था मुझे मारे जाने का। मैं इतना बड़ा भी किलर नहीं हूँ कि मुझे मारने के लिए इतना बड़ा डेविल असाइन करना पड़ जाए। किलर भागने की बहुत कोशिश कर रहा था बट वो बेओशन से भाग ही नहीं पा रहा था। भले बेओशन की बॉडी में स्ट्रेंथ कम है पर बेओशन को फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे से आती हैं और बेओशन उसे छोड़ ही नहीं रहा था और सुनाया जा रहा था कि तुम्हें मालूम है कि काम का कितना प्रेशर होता है, ऊपर से लाइफ का प्रेशर, टीचर्स का प्रेशर, मेरे को तो प्रेशर कुकर बना देते हैं। इतना प्रेशर लेकर इंसान जाए तो जाए कहाँ। और बेओशन अपने स्कूल लाइफ के बारे में बताता है कि 12 साल की जेल थी पूरी वो और हिटलर टीचर्स ने तो जीना हराम करके रखा था। ऊपर से कुछ हरामी दोस्त जो हमेशा एंड टाइम पे ही धोखा दे के भागते थे।
बेहोशन की बातें सुन के रोने लगता है और कहता है कि क्राउन प्रिंस प्लीज़ मुझे छोड़ दो, आप मेरे को बख्श दो, आप बस बोलना बंद कर दो, आप कितना बोलते हो। बेहोशन कहता है कि अभी मैंने बोला ही कहाँ है, मैंने तो सिर्फ तुम्हें कुछ पल बताया तो तुम रो रहे हो। तुम सोचो कि मैंने वो झेला है 12। ऐसे ही तुम किसी को इस वर्ल्ड में थोड़ी ना ला सकते हो। मालूम है मेरी डिग्रीज का क्या होगा और मेरा क्या होगा। बेहोशन का फिर से रोना चालू हो जाता है। बेहोशन से ज़्यादा तो वो किलर रो रहा था कि इस क्राउन प्रिंस से मेरा पीछा छोड़ा, पता नहीं कहाँ के पागल से आके मेरा पीछा पड़ा है और ये डेविल इंसान मेरे को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। फिर बेहोशन किलर को धक्का दे देता है, कहता है कि हटो यार, तुम परेशान कर रहे हो, तुम तो कुछ बात का रिस्पॉन्स ही नहीं करते, तुमने मेरे को बोर कर दिया और कुछ पीने के लिए लाओ। वो पर्सन उसे सीधे वाइन सर्व कर देता है। बेहोशन अब उसे कान के नीचे एक धर देता है और कहता है कि बच्ची की बॉडी को वाइन पिलाओगे, तुम्हें मालूम नहीं है कि वाइन पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और बेहोशन अब अपने डॉक्टर का लेक्चर उसके ऊपर सुनाने लगता है। वो किलर सोच रहा था कि मैं किलर हूँ या फिर इसका पर्सनल सर्वेंट जो इतनी गालियाँ सुन रहा हूँ। यार वो किलर बेहोशन के लेक्चर के बीच में से भागने की कोशिश करता है, जिसे बेहोशन पकड़ लेता है। और बेहोशन उस किलर को कहता है कि अब से तू मेरा पर्सनल सर्वेंट है और मैं तुझे जो कहूँगा अब तुझे वो करना है। बेहोशन अपने मन में सोचता है कि आफ्टर ऑल इस हिस्टोरिकल वर्ल्ड में कोई तो काम का पर्सन नज़र आया। और बेहोशन उस किलर को मैडम यू पे नज़र रखने और उनकी हर चालों के बारे में उन्हें बताने के लिए कह देता है। वो किलर थैंक गॉड कहकर वहाँ से भाग लेता है। बेहोशन अब वहाँ पे फिर से बोर हो रहा था और इधर से उधर घूम रहा था कि तभी उसे वहाँ पे एक डॉग नज़र आता है, जिसे देख के ही बेहोशन डरने लगता है क्योंकि उसके मॉडर्न लाइफ में भी उसको डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता है। क्योंकि जब वो ऑर्फनेज में था हमेशा डॉग से उसे परेशान करा करते थे और ऑर्फनेज में भी कई डॉग्स, वाइल्ड डॉग्स ऐसे थे जिन्हें सिर्फ इसलिए रखा जाता था कि वो बच्चों को डरा सके। और बेहोशन को कई बार उन वाइल्ड डॉग्स के साथ उनके केज में बंद कर दिया गया था, जिसके कारण बेहोशन बहुत ज़्यादा उनसे डरता है। बेहोशन को डॉग से घबराता शायद किसी ने नोटिस नहीं किया था और वहाँ पे बेहोशन बहुत ज़्यादा ही डर चुका था। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, वो इतना ज़्यादा घबरा गया था और बेहोशन वहाँ पे बेहोश होने ही वाला था कि तभी उसकी आंखें ब्लू हो जाती हैं और वो अपने मैजिक से वहाँ से हर पर्सन को दूर फेंक देता है। बेहोशन बेहोश हो जाता है पर उसकी बॉडी से वापस से ब्लू एनर्जी निकल रही थी जो धीरे धीरे पूरी डार्क ब्लू और फिर रेड हो जाती है। उसके बाद एक येलो तरह की रोशनी निकल के बेहोशन की रियल बॉडी में चली जाती है और वो बच्चे की बॉडी पूरी तरीके से गायब हो जाती है। वो एक रोशनी के फॉर्म में ही बेहोशन की बॉडी में पूरी अब्जॉर्ब हो गई थी। और बेहोशन अब जो 2 दिन बाद अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो वुइंग की बड़ी वाली बॉडी में है जो बिल्कुल उसकी बॉडी की तरह दिखती है। बेहोशन अब पूरी चीज़ों को कंफर्म करना चाहता था कि ये मॉडर्न वर्ल्ड है या हिस्टोरिकल, इसलिए वो मिरर और अपने आसपास की चीज़ें देखता है कि वो हिस्टोरिकल वर्ल्ड में ही है, कि बस यहाँ का मेन लीड भी उसकी तरह हैंडसम और गुड लुकिंग है। उनको होश में आते देख अब वो कुछ मेड्स लैनवांग जी को बता देती हैं और लैनवांग जी बेहोशन से मिलने आता है और वहाँ पर लैन चिचैन और जैंग चैंग भी आए थे। वो लोग यही बातें कर रहे थे कि उन्हें यह नहीं लगा था कि ये तरीका काम करेगा। बेहोशन सोच रहा था कि एक डॉग्स को दिखा के सदमे में ये तरीका था, इससे तो कोई इंसान मिनी हार्ट अटैक से मर जाए, इससे अच्छा तो मैं बच्चे की बॉडी में ही रह लेता। ये लोग क्या मुझे मारना चाहते थे। लैनवांग जी आता ही बेहोशन को जल्दी से टाइटली हग कर लेता है और बेहोशन के पूरे फेसेस पे किसेस कर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। बेहोशन कहता है कि मैं सिर्फ 2 दिन के लिए बेहोश था। लैनवांग जी को तो कुछ सुनना ही नहीं था और वो कहता है कि माय लवली डबली हस्बैंड, कितने हॉट और कितने क्यूट लग रहे हो। बेहोशन कहता है कि मैं उसी बॉडी में हूँ जिस बॉडी में पहले हुआ करता था और मेरी बॉडी बिल्कुल चेंज नहीं हुई है, ना ही मेरी आत्मा चेंज हुई है। लैनवांग जी अब भी कुछ सुनना बिल्कुल नहीं चाहता था और वो अपने ही बातें कहे जा रहा था। मालूम है कि ये 2 दिन मेरे लिए कितने बुरे गए। मालूम है इस कर्ज के टूटने जाने का कोई पक्का नहीं था और ये भी पक्का नहीं था कि तुम्हारी सोल तुम्हारी बॉडी में जाएगी या फिर कहीं और, या फिर तुम्हारी सोल डिसअपियर भी हो सकती थी। बेहोशन ये सुन के तो सदमे में पहुंच जाता है कि इन्हें 0.1% में भरोसा नहीं था कि मेरी आत्मा इसी बॉडी में आएगी। अगर कहीं और चली जाती और कहीं डिसॉल्व हो जाती तो क्या